आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या रहेगा, राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, ध्यान रखो हमने जो बच्चे मुझसे केंद्र में, ठीक है, जो बच्चे हमसे केंद्र में मुझसे प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं उसको मुख्यमंत्री अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लगभग व्यवस्थाएं और जो अनुच्छेद है वो अलग अलग होते हैं, लगभग व्यवस्थाएं एक जैसी होती है, ठीक है, लगभग व्यवस्थाएं एक जैसी होती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की और मंत्री परिषद की, ठीक है। तो देखो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, अगर आप किसी बुक में या कहीं देखते हो तो कई बार क्या होता है, मुख्यमंत्री अलग होता है, मंत्री परिषद अलग मिलती है आपको। मैं आपको एक बात बता दूं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो अनुच्छेद सेम है, तो हम भी उनको एक साथ ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। हम लोग जो है वो दोनों पॉइंट्स को एक साथ कवर करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को। पहली बात मैं आपको सूचना दे दूं, ये चैप्टर हमें आज कंप्लीट करना है। अगर हमें 4 बजे तक, 4 सवा 4 तक कंप्लीट हुआ अच्छी बात है, नहीं होता है तो आज शाम को भी मैं यही टॉपिक लूंगी। टॉपिक लेने के बाद क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं चाहे से, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, मैंने लिखा ही नहीं है मुस्कान जी अभी तक कुछ ऐसा, ठीक है ना, अभी मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और आप जो है अपना रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है ना, रेजोल्यूशन जो मोबाइल का है वो थोड़ा सा बढ़ा लो। तो हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब देखो मैं आपको कहती हूँ मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लिए आपको 3 ही अनुच्छेद ज्यादा से ज्यादा काम में आएंगे, 3 ही अनुच्छेद काम में आते हैं, 163, 164 और 167। तीनों अनुच्छेदों में क्या क्या अलग है हम अच्छे से उसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मैं आपको फिर कह रही हूं दोनों चैप्टर आपको कई जगह अलग अलग मिलेंगे। आप सोचोगे मैडम ने हमें एक साथ कैसे पढ़ा दिया, दोनों के अनुच्छेद एक जैसे हैं, दोनों की बात, ठीक है, दोनों की बात जो है वो एक साथ करेंगे। अगर कहीं अलग अलग करनी होगी तो हम अलग अलग भी कर लेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका 2 तरह की राज्य में। अब देखो हो सकता है कोई बच्चा नया हो तो मैं उसको समझा दूं कि होता है जैसे घर में भी 2 तरह के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है दिखावटी जो दिखाता ही है कि मैंने किया, और दूसरा होता है काम कर देता है, ठीक है। एक तो होता है दिखावटी, एक होता है काम करने वाला। तो हमारे यहाँ नाम मात्र का, दिखने मात्र में कौन है, राज्यपाल, राज्य की बात करते हैं, ठीक है। दिखने में मतलब काम करेगा कौन, दिखाई किसका देगा, राज्यपाल ने किया, क्योंकि हस्ताक्षर उसके होंगे, परंतु मूल रूप में वो कार्य करेगा कौन, मूल रूप में वास्तविक रूप में वह कार्य आपके मुख्यमंत्री या आप कह सकते हैं मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। हो सकता है आज कुछ बच्चे मेरे पास में नए हो, जैसे कपिल देव जी हैं, आपके शंकर जी हैं, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा, ठीक है। वो उन बच्चों को आज एक चीज और अच्छे से क्लियर होगी कि मंत्री परिषद क्या होती है। मंत्री परिषद, आपके मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सारे जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस तरह इनकी संरचना है, ठीक है। देखो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो चैप्टर को समझो। एक अनुच्छेद आता है इसमें, अनुच्छेद 163 का पहला, अनुच्छेद 163 पहला, ठीक है। अनुच्छेद 163 163 के पहले में क्या लिखा है ये हमने आपको याद होगा, तो हमने राज्यपाल में भी इस पॉइंट पे बच्चों डिस्कस किया था। अनुच्छेद 163 है उसके ऊपर हमने राज्यपाल में भी डिस्कस किया था, वहां राज्यपाल के पक्ष में इसको समझा था, यहां मंत्री के पक्ष में इसको समझेंगे, ध्यान से सुनना। वहां राज्यपाल के पक्ष में समझा था, यहां मंत्री के पक्ष में समझेंगे इसको। सुनो अच्छे से। ये कहता है कि राज्यपाल के सविवेक के कार्य, सविवेक के कार्यों को छोड़कर, सविवेक के कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में परामर्श व सहायता, बाकी सभी कार्यों में परामर्श व सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। अब अगर मैं आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछूं, जवाब प्रश्न ध्यान से सुनना बच्चों, मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाता है, राज्य में मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाता है, राज्य में मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल को परामर्श व सहायता देने के लिए किया जाता है,
ठीक है। तो राज्यपाल सविवेक से कार्य करेगा, बाकी जो सविवेक के कार्य उनको छोड़कर बाकी सभी कार्यों में परामर्श व सहायता मंत्री परिषद द्वारा दी जाएगी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान मुखिया कौन होगा? बोलो, प्रधान मुखिया कौन होगा बच्चों? मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, गवर्नर की हेल्प के लिए। दिव्या जैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप पॉइंट को समझ गए कि मंत्री परिषद का गठन इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संवैधानिक रूप में मंत्रियों का गठन राज्यपाल, राज्य की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, संवैधानिक रूप में मंत्रियों का गठन राज्यपाल की सहायता के लिए किया गया है। और इन्हीं मंत्री परिषद में, देखना ध्यान से सुनना, मंत्री परिषद में ही प्रधान होगा मुख्यमंत्री, मतलब मंत्री परिषद का हिस्सा होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, आगे देखो। अब इसी का अनुच्छेद 163 का एक तीसरा पॉइंट भी आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सबको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? समझो, इस प्रश्न की, ध्यान से सुनना इस लाइन को, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा, देखो ध्यान से सुनना, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने परामर्श दी, और दी तो क्या दी? ध्यान से सुनना, शब्द सुनना। ये तो मैंने आपको वो भाषा लिखी है बच्चों जो संविधान में एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है ना, मैंने वो भाषा लिखी है जो संविधान में एज इट इज लिखी हुई है। मैं इस भाषा को थोड़ा सा आसान करके आपके लिए समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये कह रहा है इस प्रश्न की, मतलब प्रश्न क्या है कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जो थे उसने राज्यपाल को क्या परामर्श दी, मतलब परामर्श दी या नहीं दी इसकी भी जांच नहीं होगी, और अगर परामर्श दी तो क्या परामर्श दी इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। मतलब अगर मैं राज्यपाल हूं और अगर मेरी मंत्री परिषद है, ठीक है, तो मेरी मंत्री परिषद ने मुझे कोई परामर्श दी तो न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, न्यायालय द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती। मुझे बताओ, क्या मैं इस अनुच्छेद को समझा पाई? हाँ ना में जवाब दो फटाफट। इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने परामर्श दी, मतलब परामर्श दी और दी तो क्या दी, परामर्श दी और दी तो क्या परामर्श दी। समझो, ठीक है, समझो, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा कभी नहीं होगी, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी कि मंत्रियों ने परामर्श दी और दी तो क्या दी। मतलब आप राज्यपाल से, मतलब आप नहीं, सॉरी, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय राज्यपाल से कभी नहीं पूछ सकता कि भाई आपने ये जो काम किया है क्या मंत्रियों ने आपको करने के लिए कहा था क्या? राज्यपाल से ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना, तो परामर्श जो दी जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। एक लाइन में समझ लो, मंत्री जो परामर्श देते हैं राज्यपाल को, आप राज्यपाल को जो परामर्श दी जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक है, अरे मैं ये कह रही हूं मंत्री और राज्यपाल की बात हो रही है, मंत्री और राज्यपाल की। परामर्श किसको देंगे? मंत्री, राज्यपाल को तो देंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपका 63 पहला तो कह रहा है मंत्री परिषद के गठन होगा ताकि वो राज्यपाल की हेल्प कर सके। दूसरा पॉइंट, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा, इस प्रश्न की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी कि मंत्रियों ने परामर्श दी और अगर परामर्श दी तो क्या दी। ये दोनों अनुच्छेद आपके 163 और 163 का तीसरा, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब बिल्कुल जो आप सब लिख रहे हो अनुच्छेद 164, 164, मैं उसी को समझाने जा रही हूं। थोड़ा सा देख लो इसको। अनुच्छेद 164, देखो अनुच्छेद 164 को पहले मैं थोड़ा सा आपको एक साथ बता देती हूँ कि अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि समझो मंत्रियों की नियुक्ति है, उनका त्याग पत्र है, उनका कार्यकाल है, उनका वेतन है। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए जो भी, ठीक है, जो भी
जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी आप एक बार थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके प्रश्न को आप बस 1 घंटे तक रोक लीजिए, लास्ट में मैं सबके प्रश्नों के जवाब दे दूंगी, ठीक है ना, सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगी। मुझे पता है प्रश्न उत्पन्न होते हैं, पर मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगी, आप बच्चों को नाराज नहीं करूंगी, निश्चिंत रहो, बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कक्षा के अंत में आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे दूंगी, ठीक है ना। देखो अनुच्छेद 164 का जो पहला है, मैंने आपको क्या कहा, 164 है ना, उस 64 में नियुक्ति भी है, योग्यता भी है, कार्यकाल भी है, शपथ भी है, सारी चीजें अनुच्छेद 64 में डाल दी। तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि 164 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 64 के सबसे पहले बिंदु में नियुक्ति की बात है, कार्यकाल भी इसी में है, और मंत्रियों की संख्या भी इसी में है। कितनी चीजें देखो, 164 के पहले में नियुक्ति भी, कार्यकाल भी और संख्या भी। 64 के दूसरे में क्या है, सामूहिक उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी। 64 में क्या है, सामूहिक उत्तरदायी, मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी। वीडियो रुक गया, लाइव है बच्चों, लाइव है। मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं दिख रहा? मैं ये कह रही हूँ वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बोर्ड पे जो लिखा है वो भी ठीक दिख रहा है ना? नहीं, वीडियो अब चल रहा है, अब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नियुक्ति 164 में नियुक्ति, कार्यकाल, संख्या, तीनों कहा 164 के पहले में, 164 के दूसरे में है सामूहिक उत्तरदायित्व, 164 के दूसरे में क्या है, सामूहिक रूप में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरी बात किसकी है, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ में क्या प्रारूप होगा। चौथा योग्यता, चौथे बिंदु की क्या है, योग्यता। पांचवा वेतन भत्ते। तो अब इन अनुच्छेदों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अब आगे एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आपको केवल 64 लिख देगा, हो सकता है वो आपसे 64 में भी क्या पूछेगा, 64 में भी अलग अलग भाग पूछ रहा है। नियुक्ति, कार्यकाल, संख्या, सामूहिक उत्तरदायी, शपथ, योग्यता, वेतन भत्ते। ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो, मैं आपको अलग अलग भी सारे समझाऊंगी, निश्चिंत रहो, ध्यान रखो, अलग अलग सारे समझा रही हूं। चलो अब अपन पहले पे चर्चा कर लेते हैं। तो बिल्कुल अनुच्छेद 164 का जो पहला हिस्सा है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चलो कैसे करेंगे नियुक्ति, बताओ जरा। अनुच्छेद 164 के पहले में क्या लिखा है, संविधान में मैं जो लाइन मैं बता रही हूं, जो संविधान में लाइन लिखी हुई है बच्चों, उस लाइन को समझो पहले, ठीक है, उस लाइन को समझो पहले, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, क्या संविधान में यह लाइन लिखी हुई है, हाँ ना में जवाब देना, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को। क्या संविधान में यह पंक्ति, यह लाइन लिखी हुई है कि, ध्यान से सुनना, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, या यूं कह सकते हो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा या मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। क्या इस यह लाइन लिखी है, हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल मुझे प्रश्न जवाब मिल रहे हैं। देखो अब मेरी बात को सुनो आप लोग, क्योंकि बच्चों हम लोग केवल हमेशा यही पढ़ते हैं कि लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को बनाते हैं, यही लाइन सुनते हैं हम लोग। अब मैं आपकी बात में एक बहुत बड़ा करेक्शन करने वाली हूं बच्चों। संविधान में जो लाइन लिखी है वो लाइन सुनना आप पहले। संविधान में साफ लिखा है, राज्यपाल
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, मैं बात करती हूं किस पॉइंट की? बहुमत दल। कहीं भी बहुमत दल का नाम नहीं है, कहीं भी विधानसभा का नाम नहीं है। आप लोग जो हम सब जो आप पढ़ रहे हो वो गलत है। हाँ, आप ये सही पढ़ रहे हो कि बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ये सही पढ़ा है बच्चों, आपने गलत नहीं पढ़ा, ठीक है ना। बहुमत दल का नेता होना चाहिए बच्चों, ये बात तो सही है, परंतु बहुमत दल का, ठीक है, बहुमत दल का नेता होने की बात अनुच्छेद 164 के नियुक्ति के पॉइंट में नहीं लिखी हुई, ठीक है। बहुमत दल के नेता की नियुक्ति की जो बात, बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाएगा, ये लाइन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी। ये लाइन साफ साफ देखो, इतना ही लिखा है। तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ना में फटाफट जवाब दो, हाँ ना में फटाफट जवाब दो कि बहुमत शब्द मतलब विधानसभा का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, क्या यह बात संविधान में लिखी है? हाँ ना में जवाब दो। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये बात लिखी हुई है? हाँ ना में जवाब दो फटाफट। तो बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं है। अब समझना, परंपरा के रूप में देखा जाए या व्यवहारिक रूप में समझना, ये तो संवैधानिक है। संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, पहले मुख्यमंत्री नियुक्त होगा, वो शपथ लेगा, ध्यान से सुनना, वो शपथ लेगा और शपथ लेने के बाद में अपनी मंत्रियों के नाम लिस्ट तैयार करेगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देंगे। अब देखना, मुख्यमंत्री की इच्छा होगी भाई मेरे को तो ये 2 विभाग चाहिए, तो मुख्यमंत्री अपने तो 2-3 विभाग रख लेगा, बाकी सभी विभागों के अलग अलग मंत्री बना देगा, ठीक है, अलग अलग मंत्री बना देगा और मुख्यमंत्री की उसी परामर्श पर राज्यपाल मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देता है। यह लाइन संवैधानिक रूप में सही है। अब बात समझना व्यवहारिक रूप में। व्यवहारिक रूप देखना, व्यवहारिक रूप में साफ है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। विधानसभा में बहुमत जिसको मिलेगा ना, उसी पार्टी के जो व्यक्ति है उनके आदेश पर राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जैसे कि इस बार राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इस बार कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस को बहुमत मिला, तो इस बार कांग्रेस के जो सदस्य थे उनमें आपस में एक बात चली कि पायलट जी को बनाया जाए या गहलोत जी को बनाया जाए, ठीक है, सीएम किसको बनाया जाए। तो उसमें अंतिम निर्णय यह निकला कि जो सीएम, जो मुख्यमंत्री है वो गहलोत जी बनेंगे। तो वो तय किसने किया है? बहुमत दल के जो नेता है, बहुमत दल के जो व्यक्ति थे उन्होंने तय किया। अब मेरी बात समझना, सीएम बन गया और सीएम की परामर्श पर मंत्री बन जाएंगे, सीएम की परामर्श पर मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। अब बात आएगी, ये तो तब जब बहुमत मिल जाए, ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो तब जब बहुमत मिल जाए, अगर बहुमत ना हो तो, बहुमत न हो तो पहली कंडीशन होती है सरकार किसकी बन जाती है बच्चों? गठबंधन की। अब प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा कि गठबंधन क्या है? तो जब 2 पार्टियां आपस में मिल जाती हैं, 2 पार्टियां जब आपस में हाथ मिला लेती हैं, एक साथ काम करने का विचार करती हैं, पार्टियां नहीं मिलेंगी, मतलब ये कह सकते हैं एक नहीं होंगे, वो केवल हाथ मिलाएंगे। 2 पार्टियां अगर एक साथ हाथ मिला लेती है, एक साथ कार्य करने के लिए तैयार होती है, तो वो गठबंधन है। अगर बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन से सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार में वो लोग आपस में तय करते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मतलब आप मुख्यमंत्री तय करते हैं और राज्यपाल उसको नियुक्त कर देता है। यहां बहुमत मिला, बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन की सरकार बन गई। अब देखो बात आई, न बहुमत मिला
न गठबंधन की सरकार, न बहुमत मिला न गठबंधन की सरकार। यहां राज्यपाल के मजे। क्या मजे? राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी का गठबंधन नहीं हुआ, तो राज्यपाल अपने सविवेक से मुख्यमंत्री किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है ना? पॉइंट यहां तक क्लियर? ठीक है। तो ये नियुक्ति की, ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है। देखा जाए ना तो होता ऐसा ही है। संविधान में तो केवल इतना ही लिखकर छोड़ दिया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी। क्या मैं आपको मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति समझा पाई संवैधानिक रूप में और व्यवहारिक रूप में? हाँ ना में जवाब दो मुझे फटाफट। क्या मैं आपको नियुक्ति का पॉइंट समझा पाई? अब देखो, नियुक्ति के बाद में अब बात आती है योग्यता की। नियुक्ति के बाद देख लो योग्यता क्या होती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के चौथा, अनुच्छेद 164 के चौथे में क्या मिलेगी आपको? योग्यता। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, संवैधानिक रूप में क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक रूप में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कि मैडम मंत्री दोनों सदन में से, मतलब विधानसभा या विधान परिषद, दोनों सदन में से किसी भी सदन के हो सकते हैं सदस्य। सदन की सदस्यता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने में लेनी पड़ेगी। ये सब आप पता है आपको, पर आपको ये नहीं पता कि संवैधानिक रूप में क्या भाषा लिखी हुई है। क्या संविधान में लिखा है कि किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? क्या संविधान में लिखा है कि आप बिना सदस्य हुए भी आप मंत्री बना दो? क्या साफ लिखा है? देखो संविधान में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन को समझना, संवैधानिक रूप में समझना। संविधान में लिखा है कि कोई मंत्री बिना सदस्य कोई, मतलब कोई सदस्य, कोई व्यक्ति बिना सदस्य बने भी मंत्री रह सकता है, परंतु 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त न होने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा। ये लाइन साफ लिखी है। ये लाइन क्या है? साफ लिखी है कि कोई मंत्री अगर कोई मंत्री निरंतर 6 महीने तक सदन का सदस्य नहीं है, 6 महीने तक अगर सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह की अवधि समाप्त होने पर वह पद से रिक्त हो जाएगा। ये लाइन लिखी हुई है। इस लाइन में पता है 2 चीजें गौर करनी है। क्या? कहीं भी नहीं लिखा कि सदस्य होना चाहिए, मंत्री होने के लिए सदस्य होने की योग्यता नहीं चाहिए। बिना सदस्य हुए भी आप मंत्री तो बन सकते हो, परंतु 6 महीने के भीतर आपको मंत्री बनने, अगर 6 महीने से ज्यादा मंत्री पद पर काम करना है तो आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेनी पड़ेगी। तो यहां क्या पॉइंट क्लियर है? कोई मंत्री अगर निरंतर 6 माह तक पद पर रहता है और 6 माह की अवधि बिना कोई सदस्य हुए अगर 6 महीने तक कंटिन्यू मंत्री रहेगा तो वो 6 महीने तक ही रह सकता है, उसके बाद उसको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट में आप संवैधानिक रूप में देखा। अब आपको इस योग्यता में पहली बात समझनी है बच्चों, क्या? कि बिना सदन के सदस्य हुए भी आप मंत्री बन सकते हो। बस ध्यान रखना, मंत्री जो है वो सदन में सदस्य, मतलब निर्वाचित होने की योग्यता तो रखता हो। 18 साल के आदमी को मंत्री नहीं बनाएंगे, 18 साल का जो है उसको मंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि विधानसभा में निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष है। तो हम उस व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं या मुख्यमंत्री बनाएंगे जो निर्वाचित होने की योग्यता तो रखता हो। ठीक है, बिना सदन के सदस्य हुए भी मंत्री बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिना सदन के सदस्य हुए केवल 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। केवल और केवल कितने दिन? 6 माह।
6 माह के बाद अगर आप सदस्य नहीं बने तो मंत्री पद से त्याग पत्र देना, मतलब मंत्री पद रिक्त हो जाएगा। और अगर आप सदन के सदस्य बन गए तो आपका मंत्री पद आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। देखो, मेरा प्रश्न ये है कि मान लो कि मुझे गहलोत सरकार ने, फॉर एग्जाम्पल, खुश मत होना ज्यादा, गहलोत सरकार ने मुझे मंत्री बना दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूं। गहलोत सरकार ने मुझे मंत्री बना दिया। अब मैं नो डाउट निर्वाचित होने की योग्यता तो मेरे अंदर है भाई, मैं नहीं है, एज का प्रॉब्लम आएगी। चलो मान लो निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, निर्वाचित होने की योग्यता है और उन्होंने मुझे निर्वाचित कर लिया। अब हुआ क्या, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अब मैंने क्या किया, 5 महीने बाद मुझे हटा दिया। 5 महीने बाद मुझे क्या किया बच्चों, हटा दिया। क्या किया, हटा दिया। ठीक है, 5 महीने बाद मुझे हटा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, सदन की सदस्य मैं बनी नहीं, मंत्री रही, फिर 2 महीने बाद मुझे वापस मंत्री बना दिया, फिर मैं 2 महीने रही, 4 महीने रही, 4.5 महीने रही, फिर मैं हटा दिया मुझे, फिर 4 महीने बाद मुझे फिर मंत्री बना दिया, फिर मुझे 6 महीने मंत्री बनाया, मतलब 5.5 महीने मंत्री बनाया, फिर हटा दिया। क्या ऐसा किया जा सकता है? बताओ, क्या ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति को आपने बिना निर्वाचित हुए एक बार मंत्री बना दिया और वो मान लो समय पूरा होने से पहले ही चला गया या समय पूरा होते ही चला गया, पर आपको वापस चाहिए, वापस वही व्यक्ति चाहिए, तो क्या आप उसको वापस मंत्री बना सकते हो? क्या वापस मंत्री हो सकता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो मैडम, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो सब लोग बिना निर्वाचित हुए मंत्री बन जाते। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। पॉइंट सब होशियार हो गए आप मेरे साथ रह गए, मुझे पता है मेरी संगत का असर अच्छा है आपके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अगर कोई सदस्य, ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति को बिना सदन का सदस्य हुए मंत्री बना दिया, 2 महीने रहा, 3 महीने रहा, 4 महीने रहा, फिर वो चला गया, ठीक है ना, वो चला गया, या फिर 6 महीने बाद वो चला गया या उसको हटा दिया। अब अगर उसी व्यक्ति को वापस मंत्री बनाना है तो उसको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब वो बिना सदन के सदस्य बने निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिना सदन का सदस्य हुए निर्वाचित केवल व्यक्ति एक ही बार होगा, दूसरी बार वह सदस्यता उसके लिए जरूरी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी। ठीक है, सब होशियार हो आप लोग। तो चलो, योग्यता का पॉइंट क्लियर। बिना किसी सदन के सदस्य हुए भी मंत्री रह सकता है और 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ती है, वरना त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री विधान सभा से भी बन सकता है और मंत्री विधान परिषद से भी बन सकता है। चलो, मेरा अगला प्रश्न है, क्या मंत्री मनोनीत सदस्य भी बन सकते हैं? क्या मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? क्या बताओ, क्या मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल, मनोनीत सदस्य जो है वह भी मंत्री बन सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। चलो, आपने नियुक्ति देखी, योग्यता देखी, तो अब बात करते हैं शपथ की। शपथ अनुच्छेद 163 के, अनुच्छेद 163 के 64 के तीसरे में, ये सही है, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तीसरे सब क्लॉज में किसका उल्लेख है? शपथ का। किसका उल्लेख? शपथ का। अब लाइन को ध्यान से सुनना, इस बात को थोड़ा गौर से समझना बच्चों। पहली बात क्या लिखी है? सभी मंत्रियों को राज्यपाल अनुसूची 3 में
वर्णित शपथ के आधार पर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने 3 बातें लिखी हैं। मैंने क्या लिखी है? 3 बातें लिखी। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। मंत्रियों की शपथ के प्रारूप, मतलब मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ग्रहण करता हूं, मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ग्रहण करता हूं। ये जो शपथ का प्रारूप है ये कहां मिलेगा? अनुसूची 3 में। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? शपथ किसकी दिलाएंगे? पद व गोपनीयता की शपथ। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, सांसद विधायक जो है वो पद की शपथ लेते हैं, और मंत्री होंगे ना वो पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं, सुनो, जितने भी मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, ठीक है, मंत्री है ना वो शपथ भी 2 बार लेते हैं। 2 बार कैसे? एक तो सदस्य की, किसकी लेंगे? सदन के सदस्य होने की। भाई गहलोत जी जो थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ली विधानसभा के सदस्य होने की। ठीक है, और फिर दूसरी शपथ ली उन्होंने मुख्यमंत्री होने की। दूसरी शपथ किसके लिए? उन्होंने मुख्यमंत्री होने की। तो मंत्री जो होंगे वो 2 बार शपथ लेते हैं, एक सदन के सदस्य होने की और दूसरी मुख्यमंत्री होने की। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर? तो 3 चीजें आपने शपथ में देखी। शपथ में मुझे पता है आप सबको एक ही चीज पता थी, क्या? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। दूसरी, अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन, शपथ के प्रारूप का उल्लेख। चौथा, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। 5वां, मंत्री, हालांकि संविधान में नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है, सदन के सदस्य होने की शपथ लेता है और मंत्री होने की शपथ लेता है। अभी जैसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि मैडम अगर मंत्री सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल शपथ कैसे नहीं दिलाएगा, कैसे दिलाएगा? तो बच्चों एक बात समझना, अगर मंत्री है ना अगर सदन का सदस्य नहीं है, अगर मंत्री है सदन का सदस्य नहीं है तो ये वाली शपथ नहीं लेगा। कौन सी शपथ ले लेगा? मंत्री वाली शपथ ले लेगा सीधे। अगर सदस्य नहीं है तो ये वाली शपथ कोई नहीं, ये वाली शपथ कैंसिल हो जाएगी, ये शपथ नहीं होगी। फिर शपथ कौन सी हो जाएगी? केवल मंत्रियों की शपथ ही हो जाएगी। ठीक है केदारमल जी, पॉइंट क्लियर? अगर ये शपथ अगर सदन का सदस्य नहीं है तो ये वाली शपथ तो कैंसिल हो जाएगी, पर मंत्रियों वाली शपथ तो राज्यपाल उसको दिला ही सकता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर? क्या शपथ समझ में आ गया? शपथ समझ में आ गई तो मैं आगे चलती हूं। फिर शपथ के बाद देखो अगला बिंदु है कार्यकाल। अगला बिंदु है कार्यकाल, जो मिलेगा अनुच्छेद 164 के पहले में, अनुच्छेद 164 के पहले में। ठीक है, अनुच्छेद 164 के पहले में क्या लिखा है? एक लाइन पर गौर करना बच्चों। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। धर्मपाल जी 5 वर्ष नहीं है कार्यकाल, 6 माह नहीं है। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 164 का पहले में क्या लिखा है? राज्यपाल, मंत्री जो होंगे, जितने भी मंत्री होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब राज्यपाल बिना कारण बताए उनसे त्यागपत्र मांग सकता है। राज्यपाल के अनुसार कार्य करेंगे। अब आप कहोगे मैडम ऐसा है तो राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, या फिर जैसे कि राजेश जी और पिंकी जैन जी लिख रहे हैं कि मैडम 5 साल नहीं है। देखो आप कुछ पॉइंट्स को समझो, ये जो लाइन लिखी है
अब समझना, मैं दो चीजों में आपको एक बांटना चाहती हूँ, दो चीजों में मैं आपको बांटना चाहती हूँ। एक तो चलता है संवैधानिक पक्ष और एक चलता है व्यवहारिक पक्ष। संविधान में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या थोड़ा सा कह सकते हैं, परिवर्तन तो नहीं कर सकते अपन लोग, उसी में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में आपको समझना होता है। अब आपने व्यवहारिक रूप में क्या देख रखा है कि मैडम सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, आप ये समझ रहे, जैसे धर्मपाल जी कह रहे हैं, तो आप इस बात को समझना संविधान में लाइन क्या लिखी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रियों का कार्यकाल होता है या मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, और उसमें ऑप्शन आ जाए राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, दूसरा ऑप्शन आ जाए विधानसभा में बहुमत, तीसरा ऑप्शन आ जाए 5 वर्ष, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताओ, आप क्या 5 वर्ष टिक करोगे या विधानसभा में बहुमत टिक करोगे या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत? आप लोग टिक किसको करोगे? आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जवाब क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। 5 वर्ष मत टिक करना, गलत जवाब हो जाएगा। ऐसी गलती मत करो, कम से कम एटलीस्ट मेरे साथ लाइव पढ़ के तो ऐसी गलती नहीं करनी है तुम लोगों को, ठीक है? कम से कम मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा फायदा होना चाहिए, तुम्हारी कुछ गलतियां या जो तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। संवैधानिक रूप में ध्यान रखना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, परंतु अगर हम व्यवहारिक रूप देखें, ध्यान से समझना, व्यवहारिक रूप देखते हैं ना, अगर व्यवहारिक पक्ष में देखा जाए तो पहली बात तो ध्यान रखना, आपके जो मुख्यमंत्री है या जो मंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री है या मंत्री है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त, जब तक उनका बहुमत है तब तक रहेंगे। मान लो आज ही गहलोत सरकार का बहुमत समाप्त हो जाए, आज समाप्त हो जाए, मैं बताऊं शाम पहले आपके जो है विधानसभा वो अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी, या हो सकता है गहलोत जी खुद ही त्याग पत्र दे दे। मुख्यमंत्री मंत्री जो है ना वो एक ही चीज पर टिके हैं, विधानसभा के बहुमत पर। अब बात समझना, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं कि मैडम 5 वर्ष, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 5 वर्ष, वो इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, तो विधानसभा में बहुमत भी कितने साल? मान लो किसी का अगर कंटिन्यू बहुमत अच्छे से चला तो वो भी कितना? 5 वर्ष। इसलिए आप जवाब दे रहे हो क्योंकि विधानसभा का बहुमत चाहिए, और विधानसभा 5 साल तक रहती है, बहुमत भी 5 साल तक रहता है, तो मंत्री भी 5 साल तक रहते हैं। ये आप इसलिए कह रहे हो, पर संविधान में कहीं भी ये दोनों पक्ष लिखे हुए नहीं है। संविधान में लाइन क्या लिखी है? राज्यपाल मंत्री जो होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। समझना, अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाए तो आपको इसे वरीयता देनी है। अगर ये नहीं लिखी हुई तो दूसरी वरीयता पता क्या होगी? विधानसभा में बहुमत, जब तक विधानसभा में बहुमत तब तक। अगर ये लाइन भी नहीं है तो फिर आपका जवाब होगा सामान्यतः 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं, सामान्यतः 5 वर्ष, क्योंकि कुछ ऐसे मुख्यमंत्री मंत्री भी तो हुए हैं जो साल में, 2 साल में, 6 महीने में बदल गए, ठीक है ना? क्या कार्यकाल का पॉइंट क्लियर कर पाई मैं आप लोगों को? मुझे ये बताओ, क्या अनुच्छेद 164 में जो कार्यकाल है उसका पॉइंट क्लियर किया कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है? जिसमें व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो विधानसभा के बहुमत पर मंत्री टिके होते हैं। विधानसभा 5 वर्ष चलती है, और अगर बहुमत भी 5 वर्ष चला तो कार्यकाल भी 5 वर्ष हो गया। अगर विधानसभा, एक एग्जांपल बताऊं, अगर विधानसभा 8 साल हो जाए ना, उदाहरण बता रही, होगा नहीं, अगर विधानसभा 8 साल हो जाए ना, बहुमत भी 8 साल रह जाए तो कार्यकाल भी 8 साल हो जाएगा। तो कार्यकाल किस पर निर्भर? विधानसभा के बहुमत पर निर्भर। और संवैधानिक रूप में देखा जाए तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। चलो कार्यकाल के साथ ही त्यागपत्र देख लो, क्योंकि त्यागपत्र शब्द जो है, ध्यान से सुनना, त्यागपत्र शब्द मंत्रियों के लिए संविधान में कहीं भी काम में नहीं लिया। ये एक लाइन लिखी हुई है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो कार्यकाल में भी यही लाइन आ गई, और त्यागपत्र में भी इसी लाइन में दर्शाया गया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मतलब अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है तो वह त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा।
कार्यकाल भी किस पर निर्भर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और त्यागपत्र भी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ध्यान से सुनना, राज्यपाल शब्द का प्रयोग, राज्यपाल शब्द का प्रयोग कहीं भी, मतलब राज्यपाल नहीं, सॉरी, त्यागपत्र शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। मंत्रियों के त्यागपत्र लिखने की बात ही जरूरत ही नहीं पड़ी। संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने कहा यह है एक लाइन जो है वो कार्यकाल को भी दर्शा देती है और त्यागपत्र को भी दर्शा देती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र हो गया। अब अगर वेतन भत्तों की मैं बात करती हूं, वेतन संबंधी, तो यह आपको अनुच्छेद 164 के 5वें सब क्लॉज में मिलता है और इसमें लिखा है साफ साफ, वेतन जो है वो राज्य की विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा। ठीक है, जितने भी अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे कि राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, तो इन सभी राज्यों में जो मुख्यमंत्री का वेतन होगा वो फिक्स नहीं है। इन सभी राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा, ठीक है, विधानमंडल के द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। विधानमंडल के द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपने वेतन देख लिया, कार्यकाल देख लिया, त्यागपत्र देख लिया। चलो एक पॉइंट और में अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो है पद से हटाना। मान लो अगर मुख्यमंत्री बदमाशी करता है, मान लो अगर कोई मुख्यमंत्री बदमाशी करता है, सदस्य कौन से, अगर विधानसभा के सदस्य हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, विधान परिषद के अगर सदस्य हैं तो विधान परिषद के सभापति को देंगे, अगर मंत्री है या मुख्यमंत्री है तो राज्यपाल को त्यागपत्र देगा। ठीक है ना। और राज्य के जो मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे उनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं गौरव जी फिक्स नहीं है, विधानमंडल तय करती है। आपके सामने जैसे एक महिला थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, तमिलनाडु में थी ना, क्या नाम था, नाम याद दिलाओ, मुख्यमंत्री थे आपकी। जैसे कि अलग अलग होता है, कहीं 90,000 रख लेते हैं, कहीं 1 लाख रख लेते हैं, कहीं 1,20,000 रख लेते हैं, कहीं 55,000 रख लेते हैं, कहीं 50,000 रख लेते हैं, वो अलग अलग निर्भर करता है। ठीक है ना। देखो ध्यान निश्चिंत रहो, ये केवल आपके जिज्ञासा वाले प्रश्न है कि मैम इस राज्य का बताओ कितना है वेतन, बताओ उस राज्य के मुख्यमंत्री का कितना है, ये आपकी जिज्ञासा है, एग्जाम में नहीं आती। हाँ जयललिता जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका वेतन बहुत कम था। उनका वेतन क्या था, बहुत 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 कम था। ठीक है, तो आपके ये प्रश्न ही होते हैं जवाब कि मैम इसका बताओ उसके कितना मिलता है, अपने वाले गहलोत जी कितना लेते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये नहीं आते, निश्चिंत रहो। अब अगला पॉइंट अपन देखेंगे, पद से हटाना। पद से हटाना, अब पद से कैसे हटाया जाएगा, एक बात समझ लो, क्या होगा, पद से हटाने के लिए विधानसभा में विपक्षी दल का नेता विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखता है। बच्चों क्या रखेगा, अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान से समझना, मान लो मैं मुख्यमंत्री हूं, ये कुछ एक तरफ के व्यक्ति हैं, ये कुछ एक तरफ के व्यक्ति हैं। अब ये पक्ष के हैं, ये विपक्ष के हैं। ठीक है, इस विपक्ष में विधानसभा में ये विपक्ष प्रस्ताव लेकर आया, अविश्वास प्रस्ताव। मान लो 200 व्यक्ति बैठे हैं। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर 108 लोगों ने पारित कर दिया, 108 लोगों ने हां कर दिया कि भाई मुझे ये सीएम नहीं चाहिए। अब 108 व्यक्तियों ने पारित कर दिया, इसका मतलब सीएम का पद रिक्त। सीएम का पद क्या हो जाएगा, रिक्त। कैसे होगा, राज्यपाल उससे त्यागपत्र मांग लेगा। तो पॉइंट को समझना, विधानसभा में विपक्षी दल का नेता अविश्वास प्रस्ताव रखता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर विधानसभा में पारित हो जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से त्यागपत्र मांग लेगा और त्यागपत्र मांगते ही पद हो जाएगा रिक्त। ठीक है, यह आपका पॉइंट कौन सा हो गया, पद से हटाना। पॉइंट क्लियर, पद से कैसे हटाओगे, तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री को आप लोग मत चले जाना अविश्वास प्रस्ताव लेकर कि गहलोत सरकार नहीं चाहिए हमें, ऐसा नहीं हो सकता, केवल सदस्य ही रखेंगे। देखो आगे
आगे पॉइंट को समझो। अगला एक पॉइंट मैं आपको एक बात बताती हूं। चलो, एक शब्द आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। शब्द आएगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। एक होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। दो शब्द आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना इन शब्दों को अच्छे से। शब्द क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। अब बात समझना, सामूहिक उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 164 के दूसरे में, ठीक है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिखा हुआ नहीं है। इसको सीधा समझो, इस पॉइंट को सीधा समझो, क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये लाइन लिखी है। इसी लाइन में साफ लिख दिया कि मंत्री व्यक्तिगत रूप में, मंत्री व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। समझना, लाइन को अच्छे से समझना, ठीक है, ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप में, मतलब मंत्री जो होंगे वो व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? मुख्यमंत्री के नहीं होंगे। ध्यान से समझना बच्चों, तीन शब्दावली समझो। चलो एक और बताती हूं। एक आती है व्यवहारिक, व्यवहारिक उत्तरदायित्व। अब बात समझना, व्यक्तिगत उत्तरदायी मतलब मंत्री किस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है। व्यक्ति किस व्यक्ति के, मतलब आप कह सकते हो प्रति जिम्मेदार है। व्यक्ति कौन आएगा? राज्यपाल। व्यक्ति कौन आएगा? राज्यपाल। व्यवहारिक उत्तरदायित्व, अगर वास्तव में देखा जाए ना, व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मंत्री जो होंगे वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे, व्यवहारिक रूप में, ठीक है ना। व्यवहारिक रूप में, ध्यान से सुनना अच्छे से। अमित जी थोड़ा प्रश्न पे गौर करना, थोड़ा सा प्रश्न पे गौर करना। व्यवहारिक रूप में मंत्री, ठीक है, व्यवहारिक रूप में मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के लिए उत्तरदायी हो, व्यवहारिक रूप में, ठीक है, व्यवहारिक रूप में। दूसरा ये था व्यक्तिगत उत्तरदायी। देखो, व्यक्तिगत रूप में मंत्रियों को नियुक्त कौन कर रहा है? व्यक्तिगत रूप में मंत्रियों को नियुक्त राज्यपाल कर रहा है। और व्यक्तिगत रूप में मंत्री त्यागपत्र भी किसको दे रहे हैं? राज्यपाल को दे रहे हैं। तो मैं बताऊं क्या इस पॉइंट को मैं क्लियर कर पाई? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्री किसके प्रति रखते हैं? राज्यपाल के प्रति। व्यवहारिक उत्तरदायी मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के प्रति रखेंगे। और सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए तो सीधा एक अनुच्छेद बना दिया। अनुच्छेद याद रखना अगर कोई बच्चा राज्य की एग्जाम दे रहा है। क्या लिखा है ध्यान से समझना। मंत्री विधानसभा के प्रति, मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। अब देखो, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, मंत्री व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। सामूहिक, सभी मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। और व्यवहारिक रूप में सभी मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बाकी प्रियंका जी को तो सब बच्चे छोड़ दीजिए, मेरे प्रश्नों पर और मेरे क्वेश्चंस पे जवाब दीजिए। क्या आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आए? हाँ ना जवाब दो। हाँ पुष्पेंद्र जी मैंने देख लिया आपका, बिल्कुल। हेलो, आपको भी जवाब दीजिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मंत्री राज्यपाल के प्रति, सामूहिक उत्तरदायित्व में मंत्री विधानसभा के प्रति, और व्यवहारिक उत्तरदायित्व में मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल लाइक लोकसभा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे विधानसभा की जगह अगर केंद्र में आएंगे तो लोकसभा में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। समझ में आया? बिल्कुल रिंकू जी आपके इस प्रश्न पे भी आऊंगी मैं, निश्चिंत रहो, बिल्कुल आऊंगी। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलो, ये तीनों बातें क्लियर हो गई। निश्चिंत रहो, शाम को प्रश्न पूछूंगी तब मुझे और पता चल जाएगा कितना अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो 3 शब्द आते हैं, ठीक है।
अब बात आती है एक और, अच्छा एक पॉइंट और है, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या है अनुच्छेद 164 का पहला और पहले का कै। ध्यान से सुनना, सदस्य संख्या 164 का पहला और पहले का कै क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। चलो बताओ, मंत्री कितने होने चाहिए? अगर मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में मंत्री जो है कितने होने चाहिए, इसका संख्या का कोई उल्लेख नहीं था। मंत्रियों की संख्या का कोई भी उल्लेख नहीं था। हुआ क्या? हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003 में। कल परसों एक बच्चे ने गलत लिख दिया था, 92 लिख दिया था, यहाँ पे वो गलत था। ये होगा 91वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है। अरे रिंकू जी, मैंने आपका प्रश्न देख लिया, मैं कह रही हूँ आप 10 मिनट तसल्ली रखें, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिकतम मंत्री होंगे। ध्यान से सुनना। और न्यूनतम 12 मंत्री होने ही चाहिए। समझना, अनुच्छेद 164 में पहले में कै में, अनुच्छेद 164 का पहला और पहले का क्या लिखा है? कै। पहला और पहले के कै में क्या लिखा है? मंत्रियों की संख्या, कि मंत्री कितने होंगे। ठीक है, मंत्री कितने होंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003, 91वें संविधान संशोधन 2003 के आधार पर राज्य में अधिकतम मंत्री विधानसभा के कुल सदस्यों के 15%, विधानसभा के कुल सदस्यों के कितना? 15% अधिकतम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूनतम होंगे 12 मंत्री, न्यूनतम होंगे 12 मंत्री। अब बात करती हूं, मान लो राजस्थान में 200, तो 200 का 15% कितना हो गया? अब देखो मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है। अधिकतम राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा तो 30 होंगे, और कम से कम कितने होंगे? 12 होंगे। ज्यादा से ज्यादा तो क्या होंगे? 30 हो सकते हैं, और कम से कम कितने होंगे? 12 होंगे। क्या सदस्य संख्या क्लियर सबको? क्या सदस्य संख्या क्लियर? संसदीय सचिव का वर्णन नहीं है। चलो भाई, एक शब्द आ ही गया तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। संसदीय सचिव जो है, संसदीय जो सचिव है, संविधान में वर्णन नहीं है। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है, और संसदीय सचिव मंत्री परिषद का सदस्य या मंत्री परिषद का सदस्य नहीं माना जाता, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है, इसलिए ये मंत्रियों में शामिल नहीं होता। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। ये एक शब्द आ गया तो मैंने चर्चा कर ली इसकी, ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ी सी होशियारी करके पूछ लेता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, और सभी बच्चे जो है, ठीक है, सभी बच्चे जो है वो उसमें क्या कहते हैं कि राज्यपाल करेगा, क्योंकि हम सोचते हैं राज्य में जितनी भी नियुक्तियां हो रही है सारी राज्यपाल करेगा। ऐसा नहीं है, संसदीय जो सचिव है उसकी नियुक्ति आपका सीएम करेगा। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और आया, क्या मैडम इस 15% में मुख्यमंत्री शामिल है? तो बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये जो 15% है इसमें मुख्यमंत्री इंक्लूड है, इसी में मुख्यमंत्री और इसी में मंत्री बिल्कुल इसी में शामिल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 15% प्लस एक मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सब किस में आता है? विधानसभा के कुल के 15% में मंत्री भी आएंगे और मुख्यमंत्री भी आएंगे। पॉइंट क्लियर? सदस्य हो गए। अब सदस्य होने के बाद, यहां जब सदस्य होने की कहानी खत्म हुई, तो सदस्य होने के बाद अब आपको बात करते हैं हम मंत्री परिषद की संरचना। हम किसकी बात करेंगे? मंत्री परिषद की संरचना।
मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद की संरचना। भंवरलाल जी, राज्य में कुल कितने मंत्री बनते हैं? वो तो निर्भर करता है कि आपके जो सीएम है उन्होंने 12 बनाए, या मतलब 12 तो कम से कम है, मतलब 18 बनाए, 22 बनाए, 25 बनाए, वो कितने भी बना सकता है। वो उनके हर जो मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मंत्रिमंडल, मतलब उसके जो मंत्री परिषद है उसमें टोटल कितने होंगे सदस्य, वो खुद निर्भर करता है। बस एक कंडीशन डाल दी कि 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 12 से कम नहीं होने चाहिए। मंत्री परिषद की संरचना पे चर्चा करते हैं। अभी कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे ना, मंत्रिमंडल शब्द क्या है, मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया? तो मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान में मूल संविधान में 2 ही शब्द थे, एक था मंत्री शब्द और दूसरा था मंत्री परिषद शब्द। पहला था मंत्री शब्द, दूसरा था मंत्री परिषद। 2 ही शब्द मूल संविधान में वर्णित थे। बच्चों ध्यान रखना है, 2 ही शब्द जो है वो मूल संविधान में वर्णित थे। हुआ क्या, देखो, मंत्री परिषद में सबसे पहला हिस्सा आता है मंत्रिमंडल। अब ध्यान रखना, एक लाइन लिखी हुई है कि मंत्री परिषद में सबसे बड़ा मुखिया प्रधान कौन होगा? सीएम होगा। तो सबसे पहले आप चाहे तो आप सीएम को मंत्रिमंडल में इंक्लूड कर सकते हैं, आप सीएम को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता सीएम ही करता है। तो आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। तो यूं समझो, मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा शब्द है, मंत्री परिषद पूरा एक बड़ा शब्द है, और उस मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री आपको मिलेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के आपको मंत्री मिलते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल मिलते हैं, राज्य मंत्री मिलती है और उप मंत्री मिलते हैं, ठीक है। देखो, अब मंत्रिमंडल, बात समझना, शब्द केवल काम में लिया मंत्री परिषद, व्यवहारिक रूप में हमने क्या किया, मंत्रियों को 3 हिस्सों में बांट लिया। व्यवहारिक रूप में हमने मंत्रियों को 3 हिस्सों में बांटा, एक कहलाई मंत्रिमंडल, दूसरी कहलाई राज्य मंत्री, तीसरी कहलाई उप मंत्री। व्यवहारिक रूप में हुआ क्या, आपके यहां मंत्रिमंडल मतलब बड़े विभागों के अध्यक्ष, जो बड़े विभाग होंगे ना, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जो बड़े विभाग होंगे, ठीक है, जो बड़े विभाग होंगे, उन बड़े विभागों के अध्यक्ष को, बिल्कुल आप कैबिनेट मंत्री इन्हीं को कहते हो, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है, ठीक है। बड़े विभागों के अध्यक्ष होंगे मंत्रिमंडल में। दूसरा, मंत्रियों में सबसे सर्वोच्च कौन है, मंत्रियों में सर्वोच्च कौन होंगे, मंत्रिमंडल होगा। तीसरी बात, मंत्रिमंडल संविधान शब्द क्या आज संविधान में है, ठीक है, क्या संविधान में है? बिल्कुल, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। मंत्रिमंडल जो शब्द है वह 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को काम में लिया गया 352 में। 352 में लाइन लिखी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल, शब्द क्या लिख दिया, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही की जाएगी, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही की जाएगी। तो क्या किया, अब देखो, राज्य मंत्री शब्द नहीं है संविधान में, उप मंत्री शब्द भी नहीं है, पहले तो मंत्रिमंडल भी नहीं था, बाद में क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को जोड़ दिया गया। क्या किया गया, इस शब्द को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आपके मंत्रिमंडल जो होंगे वो एक ऐसे प्रकार के मंत्री होते हैं जो बड़े विभाग होते हैं ना, उन विभागों के जो अध्यक्ष होंगे, उन अध्यक्षों को मिलाकर उन अध्यक्षों को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री 2 तरीके के होते हैं बच्चों, एक तो वो जो अधीन होंगे और एक वो जो स्वतंत्र होंगे। एक तो वो जो अधीन होंगे, एक वो जो स्वतंत्र होंगे। अधीन का मतलब है ऐसे राज्य मंत्री जो मंत्रिमंडल के अधीन होते हैं। जैसे मान लो गृह मंत्रालय,
बहुत बड़ा मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या है? बहुत बड़ा मंत्रालय। और उस गृह मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं। गृह मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं और उन विभागों के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? राज्य मंत्री। तो अगर मंत्रिमंडल के अधीन है तो ऐसे राज्य मंत्री जो अधीन काम करते हैं। स्वतंत्र प्रभार, बच्चों ये शब्द तो सबने सुना होगा। स्वतंत्र प्रभार जो शब्द है वो तो सबने सुना होगा। और स्वतंत्र प्रभार शब्द को समझना कैसे है? जो छोटे और स्वतंत्र होंगे, विभाग छोटा होगा परंतु बच्चों स्वतंत्र होगा। ठीक है, श्रम विभाग है, पर्यटन विभाग है, अरे श्रम विभाग है, पर्यटन विभाग है। तो सीधी सी बात समझो स्टूडेंट्स, छोटे विभाग और स्वतंत्र विभागों के अध्यक्ष को हम क्या कहेंगे? राज्य मंत्री। छोटे विभाग और स्वतंत्र जो विभाग होते, श्रम मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, छोटे मंत्रालय, इन मंत्रालयों के जो मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री कहलाएंगे और वो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, उपमंत्री बिल्कुल तुम्हारी तरह काम करता है। मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री दोनों के अधीन कार्य करेगा। ये ऐसे मंत्री होते हैं उपमंत्री जो दोनों के अधीन काम करते हैं, दोनों के अधीन कार्य करेंगे। अब मेरी बात को समझे, मंत्री परिषद जो है वो एक पूरे संरचना को मिलकर इस शब्द को बनाया और इस शब्द को 3 हिस्सों में हमने काटा। हमने तो क्या व्यवहारिक रूप में जो है वो आपके मंत्री शब्द को 3 हिस्सों में बांटा, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अरे होता नहीं है क्या, प्रोफेसर्स, सब प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अब जैसे कि होता है ना आईपीएस, ठीक है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट होते हैं, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं। ये उसी प्रकार है, सबसे मुख्य ये, फिर इनसे नीचे ये और फिर ये उनसे नीचे। विभागों का मतलब ये जो मंत्री है ना, ये मंत्रिमंडल का तो शब्द फिर भी लिखा है। ठीक है, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो है ना ये शब्द नहीं लिखे हुए। ठीक है, ये संरचना आपकी कंप्लीट हुई।